नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन की बात करेंगे। मैंने वर्ल्ड वॉर वन वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में मतलब बताया था आप लोग को कि भाई रशिया में रेवोल्यूशन हो जाता है 1917 के अंदर, और रशिया इज फोर्स टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन से बाहर आना इसको मजबूरी हो जाती है कि भाई रशिया को इसमें से एग्जिट करना पड़ता है। और इसी समय पे फिर यूएसए की एंट्री होती है इसके अंदर, एंड फिर मतलब लड़ाई आगे वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वो सब चीज़ें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो रशिया में रेवोल्यूशन होता है वो किस वजह से होता है, क्या होता है, किस मतलब क्या क्या तरीका है, और अल्टीमेटली इसका आउटकम क्या होता है, वो सब चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन एक्चुअली मार्क्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। मैंने आपको वर्ल्ड वॉर वन के लास्ट में बताया था, इफेक्ट्स में बताया था कि रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू आपका जार के रिजीम का एंड भी हो जाता है। ठीक है, जार के रिजीम का एंड भी हो जाता है, मतलब जार द किंग ऑफ द रशिया, उसका रिजीम का एंड होता है, फॉल ऑफ द डायनेस्टी हो जाता है। तो इट मार्क्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। एंड ऑल्सो मैंने बताया था कि इसी के साथ साथ कम्युनिज्म एंटर्स इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, कम्युनिज्म का एंट्रेंस हो जाता है आपके क्या बोलते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, तो बारी बारी से देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में। ओके, चलिए। ये फर्स्ट ऑफ ऑल 1881 में 1881 में अलेक्जेंडर थ्री अपने पिता अलेक्जेंडर टू के जगह पे आते हैं यहाँ पे थ्रोन पे। एक्चुअली आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि रशिया में जो मतलब जितने भी किंग्स वगैरह होंगे वो या तो अलेक्जेंडर होंगे या तो निकोलस होंगे। ठीक है, ये इन लोग नाम ही दो जानते थे, या तो निकोलस होंगे या तो फिर अलेक्जेंडर होंगे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर थ्री सक्सीड करते हैं अपने फादर को, अलेक्जेंडर टू को। और क्या बोलते हैं आगे की मतलब एरिस्टोक्रेटिक चीज़ें जो होती है उसको और बढ़ाते हैं। मतलब इनके फादर ये जो अलेक्जेंडर टू है उनके फादर निकोलस वन होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोर एरिस्टोक्रेट होते हैं। मतलब मेरी ही तानाशाही, वो कहते हैं ना डिक्टेटरशिप के तरीके से राज करते हैं कि हम किंग इज द सुप्रीम ऑफ ऑल। ठीक है, एंड फिर उसके बाद अलेक्जेंडर टू आते हैं, वो भी समवॉट वैसे ही रहते हैं। और अलेक्जेंडर थ्री तो उन लोग से भी आगे निकल जाते हैं। ठीक है, इनके दिमाग में ये रहता है कि भाई ऑटोक्रेसी, ऑर्थोडॉक्सी और नेशनैलिटी, इसी के बेसिस पे हम लोग को आगे लेके चलना है। कि भाई आपका आपका पूरा जो रशिया है ये इसी तीन पिलर्स के ऊपर, ऑटोक्रेसी, ऑर्थोडॉक्सी और नेशनैलिटी, इसी के ऊपर काम करने वाला। ये इनका बोला हुआ चीज़ नहीं है, ये मतलब इवेल्युएटेड चीज़ है, मतलब जो अभी उनके मतलब हरकतों से जो हम लोग को समझ में आता है। ठीक है, इनफैक्ट इतना ज़्यादा शक्की था, इतना ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा लोगों के अंदर मतलब अपना डर बना के रखा था। और क्या बोलते हैं, अब मेरे खिलाफ कोई कुछ बोले नहीं, इसके लिए ये जो भी न्यूज़पेपर्स वगैरह में या न्यूज़ प्रिंट वगैरह कुछ होती थी तो उसको देखना, उसको इवेलुएट करना, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हो रही है उसको स्क्रूटनी करना, सेंसरशिप करना, ये सब चीज़ें वो उस समय करता था जब मतलब सेंसरशिप दुनिया में लोग बहुत ही कम जगह पे होती थी। इंडिया में तो पहले से ही चलती थी भाई, ब्रिटिश साम्राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट, इसने सारे पुलिस वाले लोगों को लगा के रखा था स्कूल्स एंड टीचर्स के पीछे कि हाँ भाई टीचर्स वगैरह जो है वो क्या बोलते हैं अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं। इसके ऊपर भी टीचर्स लोग को काम दे के रखा गया था कि टीचर्स लोग को रेगुलर बेसिस पे बताना पड़ता था कि स्टूडेंट्स लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बाहर तो नहीं जाके बैठे रहते हैं, दारू वारू तो नहीं पीते रहते हैं, मेरे खिलाफ कोई गलत बातें तो नहीं करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे खिलाफ खिलाफ कुछ षड्यंत्र वगैरह रची जा रही है, ये टीचर्स का यूनियन, स्टूडेंट्स का यूनियन, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो सबके पीछे इसने स्पाई लगा के छोड़े हुए थे। ठीक है, एकदम मतलब सबके ऊपर शक करता था, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता था। कोई भी इसके अगेंस्ट में कुछ भी बोला तो उसको तुरंत पकड़ो और साइबेरिया भेज दो। ठीक है, साइबेरिया आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए। ये आपका ये जो आपका रीजन है इसको साइबेरिया रीजन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ये रीजन जो है इसको साइबेरिया रीजन बोला जाता है। यहाँ पे आपके यूराल माउंटेन्स है। अब रशिया की मैपिंग अगर आप लोगों ने देखी होगी तो मैंने उसमें अच्छी तरीके से बताया यूराल माउंटेन्स, उसके इस तरफ का रीजन साइबेरिया का आया था। ठीक है, तो साइबेरिया में एक्सेप्शनल ठंडी पड़ती है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, और ठंडी के मौसम में तो गजब ही ठंडी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इन लोग को एक मतलब कोई घोड़ा गाड़ी या किसी चीज़ से उठा के लेके जाते थे, और उनके हाथ पैर बांध के वहाँ पे लेके जाते थे और छोड़ देते थे। और फिर उसके बाद एकदम डीप इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द साइबेरिया लेके जाते थे, और वहाँ पे उन लोग को ले जाके छोड़ देते थे। और फिर उनको वहीं पे मतलब बिना कपड़ों के, बिना किसी खाने पीने के, वो वहीं पे छोड़ के उनके क्या बोलते हैं रस्सी वस्सी काट के उनको छोड़ दिया जाता था और चले जाते थे यहाँ पे।
अपनी गाड़ी लेके। तो ये यहाँ पे बेचारे सब पॉलिटिकल प्रिजनर जो होते हैं वो पकड़े जाते थे, तो यहाँ पे मतलब उन लोगों को यही काला पानी की समझ लीजिए सजा थी कि यहाँ पे जैसे इंडियंस लोग को काला पानी में भेजा जाता था, उसी तरीके से वहाँ पे साइबेरिया में। लेकिन साइबेरिया में होता था कि उनकी मौत तो पक्की होती थी, ठीक है, वो वापस कोई पॉलिटिकल प्रिजनर आ नहीं सकता था, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपका मतलब एक्सपांशन वगैरह किस तरीके से हुआ था, अगर आप लोग को देखना हो तो। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। नेक्स्ट, इनके बाद आते हैं निकोलस टू, ठीक है, ये है आपका निकोलस टू, ठीक है। रशिया के जो मतलब क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द लास्ट फेज ये रहते हैं उनके, क्या बोलते हैं, जार, ठीक है। जार इनको इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, जार। ये निकोलस टू हैं, जो क्या बोलते हैं, ये मतलब अपने अलेक्जेंडर से भी और ज़्यादा आगे निकल जाता है, ठीक है। इनका मतलब इतने, इनका ये 1894 में आते हैं। ये इतने ज़्यादा मतलब अपने पिता से ज़्यादा, इतने ज़्यादा कमीने मैं बोल सकता हूँ कि इतने ज़्यादा होता है कि ये हर चीज़ से चिढ़ते हैं। मतलब कोई भी इनके अगेंस्ट में हो या इनके कल्चर से अगेंस्ट में, अगर वो स्लाव रेस से नहीं है तो उससे भी इनको चिढ़ होती थी कि भाई वो स्लाव रेस से है तो ही वो रशियन है, नहीं तो फिर किसी और देश का है तो उसको रशिया में रहने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, ओके। इनफैक्ट रशियन एम्पायर, अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि उस समय आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, नीचे का पूरा आपका जो सेंट्रल एशिया का रीजन है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारा का सारा रशियन एम्पायर के अधीन आ रहा है। इस तरफ का भी पूरा का पूरा आपका यूक्रेन एंड लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया एंड अदर मतलब पोलैंड वगैरह, ये सब कुछ सब रशिया के अधीन था, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मतलब इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि भाई अब पोलैंड के एरिया में जाएंगे तो इनको इनका ये रहता था कि मुझे कोई भी पॉलिश व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए, कोई भी पोल्स दिखने नहीं चाहिए। ये कजाकिस्तान वगैरह में देखने जाएंगे तो इनको कोई भी वहाँ के सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के लोग नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से इनकी मतलब मतलब क्या कह सकते दबदबा रहता था कि भाई मुझे मैं एक किंग हूँ, मेरा मैं जो चाहता हूँ वही होना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल भी इनके दिमाग में यही था कि भाई रशिया इज द ओनली कंट्री, बाकी सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ उसके मतलब पपेट्स हैं, और उन लोग को यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं था। ज्यूस वगैरह को तो मतलब ये पकड़ पकड़ के मतलब मारने पीटने का काम करके रखते थे, उनके यहाँ पे रहना नहीं है, पढ़ना नहीं है, इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के काफ़ी सारे इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे गए थे। मतलब ज्यूस लोगों से तो इतनी इनको चिढ़ थी, इतनी ज़्यादा चिढ़ थी कि इट इज़ सेड कि इनके राज्य में इन्होंने कह दिया था कि अगर ज्यूस लोगों का कोई घर लूट बार कर रहा है, ठीक है, ज्यूस के यहाँ पे कोई भी अगर चोरी वगैरह भी करने जा रहा है, कोई उनके लोग मार भी रहा है, कत्ल भी कर दे रहा है, मर्डर भी वगैरह भी कर दे रहा है, तो कोई बात नहीं, पुलिस वगैरह अगर खड़ी भी है, देख भी रही है, तो हेल्प करने नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसा कहा जाता है। अब एक्चुअली में क्या चीज़ें थी वो तो वही जाने, लेकिन ये मतलब इतना ज़्यादा, इतने कट्टा थे, इतने खतरनाक थे कि मतलब इनको मतलब बस यही लगता है रशिया रशिया रशिया, वही उसका राजा मैं हूँ, तो मैं जो कहूँगा वही वैसा वैसा ही चीज़ें होनी चाहिए, और कुछ होना नहीं चाहिए, ओके। इनफैक्ट जब ये जार बने तो इन लोग ने अपने अनाउंसमेंट, इन्होंने अपने अनाउंसमेंट में कर दिया कि भाई जो आज तक ऑटोक्रेसी मेरे बाप दादा लोग ने करते आए हैं, मैं उसी तरीके से करूंगा। अब आप समझिए कि 1798 में 1789 में आपका होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में, हर जगह पे धीरे धीरे करके जो मतलब मोनार्की सिस्टम रहती है वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में चेंज होने लगती है। धीरे धीरे उन लोग कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करते हैं कि भाई जो अनब्रिंडल्ड पावर है मोनार्की के पास उसको रोक लगाई जाए, उसके ऊपर कुछ अंकुश किया जाए, उसको कुछ किसी तरीके से कम किया जाए, एंड पावर शुड बिलोंग टू पीपल। लेकिन यहाँ पे रशिया में ये नई सरकार आती है जो कि मतलब काफी यंग रहता है, ये जब जार बनते हैं तो काफी यंग रहते हैं, देख लीजिए ये उनके जार बनने की फोटो है, तो काफी यंग रहते हैं, और लोग सोचते हैं कि भाई यंग है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, और यूरोप मतलब यूरोप में हुई जो घटनाएं हैं, रशियन फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उन सबको इसने देखा है, पढ़ा है, सुना है, जाना है, तो पक्की बात है कि भाई ये कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, ओके। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये अपने फर्स्ट उसमें बोलते हैं कि भाई जो आज तक मेरे बाप दादा लोग करते आए हैं जिस तरीके की ऑटोक्रेसी, मैं उसको पूरी तरीके से जिंदा रखूंगा, और किसी भी तरीके से मैं अपने इन सारे के सारे जो भी मुझे ऑटोक्रेटिक पावर्स वगैरह मिले हैं उसको किसी भी तरीके से सरेंडर नहीं करूंगा, और जितना हो सके इसको ग्रो ही करूंगा, इसको बढ़ाऊंगा, इसको कम करने की कोई भी चांसेस नहीं दूंगा, और ना ही कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम वगैरह कभी का आप लोग सोचना भी मत, सपने में भी आप लोग को नहीं दिखना चाहिए
चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाएगी और जार विल अबाइड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी कोई बात नहीं, जार इज सुप्रीम, जार जो करना चाहेगा वो कर सकता है, ठीक है। ऐसे इन लोग इनके मतलब उच्च विचार होते हैं इस तरीके से, ओके। बट सिंस ही वॉज मतलब ही बिकेम वेरी अनपॉपुलर। मैंने आपको बताया भाई इस इनके 3 पुश्तों से पहले से सबके सब ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ही चला रहे हैं अपना पूरी तरीके से। मतलब कहाँ कहाँ से अलेक्जेंडर निकोलस सब सारे के सारे से एकदम हार्ड को ऑटोक्रेटिक थे। तो ये जब आते हैं तो इनके समय में थोड़ा सा डेवलपमेंट आसपास हो चुका रहता है। मतलब यूरोप में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हो चुका है, सबकी कॉलोनीज वगैरह एस्टैब्लिश हो चुके रहते, बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज वगैरह आ चुके रहते हैं वहाँ पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने खुद ही एक बड़ा रेवोल्यूशन पैदा किया जाता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूरोप में बढ़ता चला जाता है। तो रशिया में लोगों के अंदर एक डिस्कंटेंट पैदा पैदा होने लगता है। इनको भी थोड़ा लगता है कि भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए, नहीं तो फिर रशियन पब्लिक एकदम से गुस्सा आ जाएगी और मुझे पकड़ पकड़ के पीटेगी कि भाई आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपको ऑटोक्रेटिक पावर वगैरह सब कुछ मिला हुआ है, हम लोग उसके लिए कुछ भी बोल नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप हमारे हित का कोई भी काम कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है कि ये भी थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करते हैं। इन्होंने मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया। इनके एक ये सर्गी वेट, ये इनके क्या बोलते हैं एक मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ये मिनिस्टर क्या करते हैं पूरी तरीके से मतलब रिफॉर्म का इन्हीं का सारा आइडिया होता है। और इन्होंने मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह, खास तौर से क्या स्टील इंडस्ट्रीज, जो बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, कोल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, ये सब के ऊपर इन्होंने अच्छा खासा पैसा वैसा लगाया और उसको धीरे धीरे करके रिवाइव करना स्टार्ट किया। बाय द टाइम मतलब ऐसा हो जाता है कि बाय द टाइम 1900 तक, यहाँ देखिए 1900 तक आते आते रशिया फोर्थ लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर हो जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, नेक्स्ट ओनली टू यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, ब्रिटेन, ठीक है। इनके बाद ये सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टील प्रोड्यूस करता है तो वो रशिया प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। फिर और इस काम को दिखाने के लिए कि हाँ लोगों के अंदर ये भी, इसके साथ साथ ये भी दिखना चाहिए कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, तो बड़ी बड़ी रेलवे लाइंस वगैरह बिछाने का काम अंदर अंदर मतलब डीप डीप तक साइबेरिया के अंदर अंदर। अब घोड़े गाड़ी से लेके लोगों को, प्रिजनर्स लोग को नहीं लेके जाएगा, अब रेलवे से लेके जाएगा और वहाँ पे साइबेरिया में छोड़ के आया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि आज भी वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, ठीक है, व्लादिवोस्टॉक से लेके सेंट पीटर्सबर्ग तक, ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है। तो ये क्या बोलते हैं इस रेलवे का बनाना और भी बहुत सारे रेलवे लाइंस का बिछाना, ताकि लोगों के अंदर ये भावना आ जाए कि हाँ भाई हमारा जो जार है वो मतलब भले ऑटोक्रेटिक है तो क्या हो गया, लेकिन हमारे लिए कुछ तो काम कर भी रहा है, हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। ये मतलब फेवरेटिज्म पाने के लिए, उन लोग को अपीज करने के लिए, उन लोग को अपने पक्ष में रखने के लिए, हमारे मेरे खिलाफ कोई मतलब रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइप का रेवोल्यूशन वगैरह ना पैदा हो, इसके लिए कुछ कुछ काम ये करता भी रहता है, ठीक है। बट इसके साथ है पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह को भी इसने छोड़ दिया था कि हाँ भाई जिनको जो जो करना है वो करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स वगैरह भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने जैसे बताया कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इसने किसी भी तरीके से बंधन नहीं लगा के रखा था कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह नहीं होंगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। इसके बजाय इसने सबको छूट दे के रखी थी कि हाँ भाई जिसको जो जो करना है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी का मतलब पर्सनल काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगा, बस मुझे मेरे काम में कोई भी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मेरे काम में कोई भी हस्तक्षेप वगैरह नहीं चाहिए, ओके। सिंस इसने जो इनको छूट देखी रखी होती है, आपके पॉलिटिकल पार्टीज को जो छूट दी होती है, तो इस समय मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी धीरे धीरे आपकी यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे कार्ल मार्क्स के जो आइडिया होते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, कास्टलेस सोसाइटी, इसका जो इन्होंने आइडिया दिया था कि भाई ऑल पावर टू द वर्कर्स एंड द पीजेंट्स वगैरह को होना चाहिए, वो उस सोसाइटी के बनने का जो मतलब बात किया गया था, उस आइडिया को, उस आइडियोलॉजी को यहाँ के लोग समझना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर एक मूवमेंट जैसा स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे ये इंडस्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश होते हैं, स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, ये सब एस्टेब्लिश होती है, तो यहाँ पे एक नया वर्ग बन के निकलता है वर्कर्स का, ठीक है, वर्कर्स एंड लेबरर्स का। इनको चाहिए कि भाई दिन भर इन लोग मेहनत करते थे, अपना हड्डी तोड़ मेहनत जिसको कहते कहते कि सुबह 8-9 बजे से लग के उन लोग रात रात तक काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद फिर थक हार के घर पे आते, थोड़ा खाने के लिए उनको मिल जाता है तो खा लेते हैं, खा पी के वो सो रहे हैं कैसे भी, फिर सुबह भागो ऐसा ऐसा। तो इन लोग भी चाहते हैं कि भाई इन लोग को कुछ अच्छे अच्छे कंडीशंस में रहने को मिले, मतलब इन लोग की वेजेस वगैरह अच्छे हो, खाने पीने की चीज़ें इन लोग को एश्योर्ड हो, इन लोग को मतलब इनके यहाँ पे बच्चे जो हैं इनके, उन लोग को पढ़ने लिखने की सुविधा हो, हेल्थ एजुकेशन वगैरह सब मिलता रहे इनके परिवार को।
इसके अलावा यहाँ पे मतलब इंटेंस चाइल्ड लेबर वगैरह होता है, ये सब चीज़ें सब बंद होनी चाहिए। जो ये मतलब ये जो आपका वर्कर ग्रुप है ये अच्छी तरीके से समझ रहा था कि हाँ भाई क्योंकि अब भाई जार ने जो नए नए रेवोल्यूशनरी चीज़ें स्टार्ट की कि भाई इंडस्ट्रीज वगैरह को लेके आना, तो इंडस्ट्रीज की वजह से ये वर्कर्स आ रहे हैं। वर्कर्स को चाहिए एक डिसेंट लाइफ स्टाइल चाहिए। वो डिसेंट लाइफस्टाइल तो मिलने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि इनको इतने वेजेस ही नहीं दिए जाते, इतना कम वेजेस दिया जाता। मैक्सिमम प्रॉफिट यूज टू गो टू जार। जार के ट्रेजरी बॉक्स वगैरह में सब ये सब पैसे भरे जाते थे, जिसकी वजह से यहाँ के जो वर्कर्स लोग थे उनके अंदर एक डिसकंटेंट का भावना बढ़ने लगा, और ज़्यादा हाइपर होने लगा। ओके, इसी समय पे आपका यहाँ पे रशियन मार्क्सिस्ट पार्टी डेवलप होती है, ठीक है। और उसमें दो डिवीजन शुरू में मतलब थोड़े समय के बाद ही बंद हो जाता है, मतलब बन जाता है। एक को कहा जाता है मेंशविक्स और एक दूसरे को कहा जाता है बोल्शविक्स, ठीक है। तो मेंशविक्स और बोल्शविक्स, मेंशविक्स जो होते हैं ये एकदम ग्राउंड लेवल की बातें करते हैं, ठीक है। ग्राउंड लेवल की बातें करते हैं, जो वर्कर्स एंड पीजेंट्स वगैरह होते हैं उनकी बातें करते हैं कि हाँ हम लोग को उनके साथ रह के काम करना है, ठीक है। बोल्शविक्स ऑन द अदर हैंड यूज्ड टू सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कमिटेड रेवोल्यूशनरीज। इसमें एक्चुअली में इनका भी आइडियोलॉजी सेम ही होता है। बोल्शविक्स का भी आइडियोलॉजी ये सेम होता है कि भाई हम लोग को ग्राउंड लेवल पे काम करना है। बट इनका एक और आइडियोलॉजी ये रहता है कि भाई ग्राउंड लेवल पे हम लोग को काम करना तो है ही, लेकिन हमको ऐसे कुछ डेडिकेटेड लीडर्स चाहिए, ऐसे कुछ डेडिकेटेड रेवोल्यूशनरीज चाहिए जो हमारे कहने पे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। बम फोड़ना हो तो बम फोड़ देंगे, किसी को मारना हो तो मार दे, बस हमारा मतलब किसी भी तरीके से काम वो करते रहे। इसको निहिलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। निहिलिज्म ये भी एक टर्म है, अनार्किज्म की तरह ही इसको भी लिया जाता है, निहिलिज्म, ठीक है। NIHI, निहिलिज्म। ये इस दौरान मतलब जो आपके बोल्शविक्स रहते हैं इनके लीडर होते हैं लेनिन, ठीक है। लेनिन का नाम आप लोग जानते होंगे। इनका एक्चुअल नाम होता है व्लादिमीर इलीच उलियानोव, जो भी नाम है, अजीब सा नाम है, ठीक है। बट इनको प्यार से लोग लेनिन बोलते हैं। ओके, तो ये जो इस पार्टी के जो लीडर होते हैं लेनिन, इनका थॉट ये रहता है कि भाई हाँ हम लोग को ग्राउंड लेवल पे ही काम करना है, वर्कर्स के साथ काम करना है, पीजेंट्स के साथ काम करना है, लेबर क्लास के साथ काम करना है। लेकिन इसके साथ साथ ये लेबर और वर्कर और जो पीजेंट्स क्लास है ये इतना मतलब पावरफुल नहीं है। ये कभी भी रेवोल्यूशन में अपना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होगा कि भाई मैं अपनी जान दे दूं मेरे बाकी भाई बंधुओं के लिए, ठीक है। ऐसा इनको लगता है कि भाई ये कभी भी ऐसा ग्रो नहीं कर सकते कि भाई मैं मर जाऊंगा अपने पूरे के पूरे कम्युनिटी को आज़ाद करके चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी आइडियोलॉजी जिंदा रहेगी। ऐसी सोच इन लोगों की नहीं होती है। दैट इज वाई वी नीड सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवोल्यूशनरीज चाहिए जो कि अपने इस कॉज के लिए कि वर्कर्स पीजेंट्स एंड लेबरर्स को फ्रीडम दिलाने के लिए, उनकी पावर एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि मैं अपनी जान पे भी खेल जाऊं और क्या बोलते हैं इनके लिए आज़ादी लेके आ जाऊं, ठीक है। इस वजह से ये काफी रेडिकल होते हैं, इनकी सोच बहुत ही रेडिकल की, भाई जान लेना मार देना इस तरीके की चीजें इनके दिमाग में चलती है। दैट इज वाई इनके पीछे पड़ जाती है पुलिस, ठीक है। मैंने बताया ना कि भाई जब जो व्यक्ति क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स लोग के ऊपर इतना ध्यान दे रहा है, तो यहाँ पे इतने बड़े पार्टी के एक मेंबर को ऊपर ध्यान नहीं देगा, तो इसके पीछे पड़ जाती है पुलिस और इनकी मतलब हालत खराब हो जाती है। यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं और फिर अल्टीमेटली भाग के चले जाते हैं वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। जर्मनी एक्चुअली भाग के चले जाते हैं, सच बताओ तो जर्मनी भाग के वहाँ पे चुपचाप एकदम शांति में रहते हैं। जर्मनी और रशिया के बीच में तनातनी वैसे भी चलती रहती है, हमेशा चलती है। तो रशिया बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं मेरे सुपुर्द करा तो कोई बात नहीं, मांगते हैं कि हाँ लेनिन को हमारे सुपुर्द कर दो, हम लोग उनको अपने हिसाब से देखेंगे। जर्मनी बोलता है नहीं नहीं भाई हम लोग क्यों सुपुर्द करें, हम लोग का काम थोड़ी ना ये सब काम करना, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के साथ आता है क्राइसिस। क्राइसिस आता है कब? फर्स्ट ऑफ ऑल 1904 में। 1904 में क्या होता है, 19 जैसे मैंने बताया कि बाय 1900 रशिया बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, ठीक है। तो लोगों को मतलब रशियन इकोनॉमी में इतना फ्लडिंग होने लगता है, धीरे धीरे पैसा आने लगता है, साथ ही साथ इतना इन्वेस्टमेंट वगैरह आने लगता है। तो यहाँ के जो मतलब कॉमन जार की बात की जाए तो जार को भी, और जो कॉमन पर्सन होता है उनके सबके दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई नाउ रशिया इज ग्रोइंग, नाउ रशिया इज ग्रोइंग, नाउ रशिया इज केपेबल, ये एक अच्छा यूरोपियन पावर बन के निकल के आ रहा है, ठीक है। बट 1904 में रशिया की लड़ाई हो जाती है जापान के साथ, ठीक है। और जापान इसको पटक पटक के कूट कूट के बहुत भयंकर पिटाई करता है, ठीक है। इतना मारता है, इतना मारता है। इसका एक बहुत बड़ा एरिया मंचूरिया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहीं से मंचूरियन बनता है, ओके। तो ये वाला एरिया जो है इसको मंचूरिया कहते हैं, ठीक है। ये पूरा मंचूरिया का जो एरिया आता है ये पूरी तरीके से
जापान अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। बोलता है आप जो करना है वो कर ले, पर मैं देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। जापान इसको बहुत मारता है और ये पूरा मंचूरिया अपने अधीन ले लेता है, बहुत बड़ा एरिया रशिया का मंचूरिया अपने पास ये रख लेता है। इसके वजह से एक डिसकंटेंट पैदा हो जाता है कि सारे मतलब जो जिनके मन में ये भ्रम रहता है कि हाँ रशिया इज ग्रोइंग, रशिया इज ग्रोइंग, वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाता, टूट जाता है कि भाई अरे यार, हम लोग सोचा था कि भाई हम लोग इतने बड़े यूरोपियन पावर बन रहे थे, और एक एशिया का पावर आता है जापान, और मतलब इतना छोटा सा कि उसके पास रहने के लिए भी ढंग से जगह नहीं है, और हमारे पास इतनी जगह होते हुए भी वो हमारा इतना बड़ा जगह लेके चला गया, ठीक है। और हम इतनी बड़ी पावर होते भी हुए भी कुछ कर नहीं पाए, उसको हरा भी नहीं पाया, ठीक है। तो ये इन लोग के दिमाग में बैठ जाता है, इसके वजह से और प्रॉब्लमेटिक होने लगता है, इनके मन में और भी ये डिसकंटेंट पैदा होने लगता है कि हमारा जो राजा है वो बहुत ही मतलब निकम्मा है, ये इतना पावरफुल है नहीं, देखने में हम लोग को लग रहा है कि हम लोग ग्रो हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लोग खोखले होते जा रहे हैं, हमारे पास अंदर से कुछ है नहीं, ठीक है। ठोस चीजें कुछ नहीं है, ओके। नेक्स्ट, इसी समय पे एक और चीज बताता हूँ, फिर 1917 का रेवोल्यूशन भी बता दूंगा। इसी समय पे एक रास्पुतिन नाम के इनके एक एडवाइजर होते हैं, एक्चुअली ये कोई मिनिस्टर नहीं है, ये सिर्फ एक एडवाइजर है। ये एक्चुअली में कोई मतलब एक क्या बोलते हैं, एक फार्मर के यहाँ पे पैदा हुए रहता है, और ये रिलीजियस टीचर बन जाता है, ठीक है। रिलीजियस टीचर ये मतलब बुक्स वगैरह पढ़े रहते हैं, कुछ रिलीजन के बुक्स वगैरह पढ़े रहते हैं, और खुद को रिलीजियस टीचर करके घोषित कर देते हैं। ये कभी भी कोई भी प्रीस्ट वगैरह नहीं बने रहते हैं, इनको किसी भी कैथलिक चर्च से या फिर रशियन कैथलिक चर्च की तरफ से कोई भी इनको मान्यता दी गई नहीं रहती है, ठीक है। और इन्होंने खुद को सेल्फ प्रोक्लेम प्रीस्ट या फिर रिलीजियस टीचर या रिलीजियस प्रीचर करके अपने आप को इन्होंने घोषित करके रखा था, और ये यहाँ से वहाँ बस घूम के प्रवचन देते थे। इनकी आंखें देखो, इनको देख के ऐसा लगता है कि भाई अभी भी ये अंदर से मुझे घूर ही रहे हैं, मतलब आप लोग को भी घूर ही रहे होंगे डेफिनेटली। बट ये डरावने थोड़े से दिखते भी थे वैसे भी। इनके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ बनी है, देखना कोई भी मूवीज़ उठा के आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा, काफ़ी सारी मूवीज़ बनी हुई है, उसमें से कोई भी आप लोग देखें, बहुत ही यूनिक। मैं इनके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा अभी थोड़े देर में कि ये क्या होता है कि जार का जो बेटा रहता है उसका भी अलेक्जेंडर ही नाम रहता है, तो उसको ना हीमोफीलिया रहता है, ठीक है। हीमोफीलिया, अगर आप लोगों को ना पता हो तो बता दूं। हेमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, मतलब अगर चोट लग गई तो खून बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, जब तक पूरा का पूरा पानी मतलब खून जो है वो जैसे टंकी में से पाइप निकाल के पानी निकाला जाता है ना, वैसा कुछ होता है कि जब तक पूरा का पूरा खून बाहर निकल नहीं जाता तब तक मतलब कुछ होने वाला, और पूरा खून निकला मतलब आदमी मरा, ठीक है। तो मतलब हीमोफीलिया में ऐसा होता है कि भाई ब्लड डजंट स्टॉप्स फ्लोइंग, क्लॉटिंग नहीं होती है इसको, ठीक है। क्लॉटिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब ये बहुत ही ड्रेडफुल बीमारी है, छोटी छोटी ये सब चीज़ें बचानी पड़ती है लोगों को, ठीक है। तो निकोलस बहुत ही इसको लेके बहुत ही मतलब चौकन्ना रहते हैं, और मतलब बच्चे को रेगुलर बेसिस पे कोई कोई बीमारी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती रहती है, और मुंह से खून आना, ये सब चीज़ें बहुत सारी मतलब और भी चीज़ें इसमें इतना कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि ये बच्चे के साथ और भी प्रॉब्लम होती है। तो अब काफ़ी डॉक्टर्स, काफ़ी प्रीस्ट, काफ़ी मतलब पादरी वादरी सब आए थे, बंगाली बाबा सब लोग आके उनके ऊपर जादू टोना करके गए रहते, लेकिन वो ठीक नहीं होता, वो बच्चा ठीक ही नहीं होता, ठीक है। बट फिर रास्पुटिन आते हैं, और ये क्या बोलते हैं उनकी जो मतलब निकोलस की जो बीवी होती है जरीना, जिनको कहा जाता है जरीना, मतलब ये जार की बीवी जरीना हो गई, और इनका एक्चुअल नाम अलेक्जेंड्रा था। तो इनको ये बोलते हैं कि भाई मैं बच्चे को मैं ठीक कर सकता हूँ, आप मुझे थोड़ा मौका दीजिए। ये बच्चे के ऊपर क्या करते हैं कुछ पता नहीं, लेकिन वो बच्चा ठीक हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे उसके सिम्टम्स वगैरह पीछे पीछे चले जाते हैं, मतलब सबसाइड होने लगते हैं, और ये धीरे धीरे मतलब लाइमलाइट में आ जाता है। जरीना खुश हो जाती है, जार खुश हो जाता है कि हाँ मेरे बच्चे को बचा लिया, मेरे बच्चे को बचा लिया, इनको अपना पर्सनल एडवाइजर बना लेते हैं, ठीक है। एंड ही वॉज सो पावरफुल, पता नहीं इसके बारे में, इनके बारे में आज तक बहुत बहुत सारी चीज़ें मिली नहीं है, लेकिन अगर कुछ आपको बताऊं कि इतने ज़्यादा ही पावरफुल हो जाते हैं विद इन मतलब एक एक रात में ही आप कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि जार इनसे पूछे बगैर कुछ करता ही नहीं। और जरीना तो मतलब इतनी हद से ज़्यादा मतलब इनके प्यार में पड़ जाती है कि मतलब कुछ भी ये बोलते हैं वैसा वो करते हैं। इट इज़ सेड कि इन्होंने जरीना को हिप्नोटाइज करके रखा था, हमेशा जो भी ये बोलेंगे वो वैसा का वैसा ही करेंगी, एंड हिप्नोटिक स्पेल डालने की इनकी मतलब इनके ऊपर ये कहा जाता है कि जो भी इनके पास इनकी आंखों में देखता रहेगा थोड़ी देर के लिए, वो इनके वश में हो जाता है, तुरंत इनके वश में हो जाता है, इनके पास कुछ जादुई ताकत है, और जरीना को इन्होंने पूरी तरीके से अपने जादुई ताकत से बंधक बना के रख लिया है।
जार जरीना की बात सुनते हैं और जरीना को इन्होंने बंधक बना के रखा है, और इसी तरीके से बच्चे को भी इन्होंने अपना बंधक बना के रखा है, ऐसे ऐसे फिर इनका मतलब इतनी पॉपुलैरिटी होने की वजह से ना एक डिसकंटेंट अगेंस्ट में भी पैदा होने लगता है। इनके जो जार के जो जितने भी आपके नोबल्स वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं कि इनको मारने की मतलब साजिशें रचते हैं। पहले इनको खूब पीटते हैं, बहुत भयंकर भयंकर पीटते हैं, बच के आ जाते हैं, ठीक है। फिर इनको मतलब इनको ऐसा किया जाता है कि भाई चलो आपको नाश्ते पे बुलाया जा रहा है, आपको खाने पे बुलाता है, आप इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हो, आइए हमारे यहाँ पे खाना खाने के। इनके खाने के अंदर जहर डाल दिया जाता है, भर भर के जहर डाल दिया जाता है, और फिर ये जाते हैं खाना खाना खा के सोने के लिए। इन लोग सोचते हैं हम मर गया मर गया मर गया, लेकिन ये सुबह उठते हैं और नाश्ता लाओ ऐसे करते हैं। तो मतलब एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि भाई पूरा पॉइजन खाने के बावजूद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। इनके ऊपर कई बार गोलियों की बारिश की गई थी, लेकिन ये मर नहीं रहते। मतलब इनको काफ़ी सारी गोलियां भुनी गई रहती, इनके शरीर में कई सारे छेद कर दिए गए रहते, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं ये मरते नहीं है। नेक्स्ट, एक बार मतलब फाइनली सब लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि पूरा गैंग बना के जाते हैं और इनके अंदर काफ़ी सारी गोलियां ठूस देते हैं। बहुत सारी गोलियां ठूसने के बाद फिर इनको फेंक दिया जाता है पानी में, ठीक है। पानी एक रिवर है, नेवा रिवर, ये नेवा रिवर में उनको उठा के फेंक दिया जाता है कि भाई ये डूब के मर जाएंगे, या अब तो इनकी लाश भी नहीं मिलेगी, रेवा रिवर इनको नेवा रिवर इनको लेके चली जाएगी और ये किसी खाड़ी वाड़ी में जाके गिर जाएंगे, ठीक है। और ऐसा होता है कि मतलब 3 दिन के बाद इनकी लाश मिलती है, इनकी लाश एक्चुअली में मिल जाती है, अल्टीमेटली ये मर जाते हैं। लेकिन जब लाश का पोस्टमार्टम वगैरह किया जाता है तो पता चलता है कि इनकी डेथ जो हुई है वो ड्रोनिंग की वजह से हुई है। मतलब इनको तैरना नहीं आता था, तो इनको ये मतलब ये तैर नहीं पाए, इसके वजह से मर गए। मतलब इनको गोलियों से नहीं मरे ये, इनको इतनी गोलियां भुनी गई थी, 15-20 छेद कर दिए गए थे शरीर के अंदर, उससे इनकी मौत नहीं हुई थी। इनकी मौत हुई रहती है ड्रोनिंग से, मतलब क्या बोलते हैं डूब के मरने की वजह से, इनको तैरना नहीं आ रहा होता। तो समझिए कि मतलब इतना क्या पता है, सच में हो सकता है कुछ ना कुछ जादू वगैरह हुआ होता होगा। खैर, नेक्स्ट आता है ब्लडी संडे, ठीक है। ब्लडी संडे यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है, रेवोल्यूशन। इस ये आपका क्या होता है, जनवरी 22, 1905 को कुछ 2000 के आसपास वर्कर्स और उनके परिवार वाले, जिनको खाने पीने के, रहने के, मेडिकल की, एजुकेशन की, किसी चीज़ की सुविधा नहीं होती है। मतलब हर एक तरीके से इनको प्रताड़ना दी जाएगी। मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट वाले रूम में इन लोग रह रहते हैं, इतने छोटे रूम में, मतलब 15 बाई 10 के रूम के अंदर 3-3 जन, 4-4 जन ठूसे पड़े हैं, उसी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्कर्स लोगों को, उनके फैमिलीज लोग यहाँ पे पहुंचती है और क्या बोलते हैं इनसे मांग करती है कि भाई हम लोग को जार से मिलना है, ठीक है। विंटर पैलेस, जार का जो विंटर पैलेस है वहाँ पे इन लोग जाते हैं, और सेंट पीटर्सबर्ग में, और वहाँ पे बोलते हैं कि भाई हम लोग को जार से मिलना है। तो वहाँ पे जो गार्ड लोग रहते हैं वो बताते हैं भाई जार तो घूमने निकल गए, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो सेंट पीटर्सबर्ग में है ही नहीं। तो इन लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये पिटीशन सिर्फ दे देंगे, जो आपके हेड हैं उनको हम लोग दे देंगे, जो भी यहाँ पे विंटर पैलेस में जो हेड बैठा हुआ है उसको हम लोग दे देंगे, जिसके मतलब संरक्षण में विंटर पैलेस छोड़ के जार गए हैं, उनको हम लोग ये पिटीशन दे के चले आएंगे, ठीक है। बट जैसे जैसे इन लोग सामने आने लगते हैं विंटर पैलेस के, तो जो उस मतलब पैलेस का कमांडर होता है, मतलब जो जिसने उस बॉडी गार्ड जिसको बोल सकते हैं कि पूरे पैलेस का जिसने गार्ड करने का जो जिम्मा लिया होता है, उसको लगता है कि भाई ये लोग तो अंदर घुस के चले आ रहे हैं, अल्टीमेटली पूरे के पूरे विंटर पैलेस के ऊपर कब्जा कर लेंगे, और फिर जार आएगा तो जार को भी इन लोग बंधक बना लेंगे, ठीक है। तो पता नहीं जार अंदर था भी कि नहीं, पता नहीं, भरोसा नहीं है। लेकिन इन लोग ने गोलियां दागना स्टार्ट कर दी, ठीक है। इन लोग ने गोलियां दागना स्टार्ट कर दी। कहीं कहीं पे लिख के आता है कि 100 लोग मर गए, कहीं कहीं पे कहा जाता है 500, कहीं कहीं पे लोग कहते हैं कि 1000 लोग मर गए। कितने मरे पता नहीं, लेकिन काफ़ी बुरी तरीके से मतलब यहाँ पे भून दिया जाता है लोगों को, जैसे कि जलियांवाला बाग में हमारे यहाँ पे हुआ था, वैसे ही यहाँ पे होता है। और जलियांवाला बाग में तो खैर और भयंकर था, क्योंकि उनमें घेराव था, कहीं और भागने की जगह नहीं थी, यहाँ पे भागने की जगह थी। लोग भागते हैं, स्टैम्पीड में भी काफी लोग मर जाते हैं। और इस इवेंट को इन लोगों ने तुरंत नाम दे दिया ब्लडी संडे, संडे का दिन था, तो दैट इज वाई इसको नाम दे दिया जाता है ब्लडी संडे, ठीक है। इस इस इवेंट ने इनके अंदर एक चीज तो बना दिया कि भाई ये जो मतलब ये जार का जो रिजिम है ना, ये एकदम घटिया रिजिम है, ये हम लोग को कभी जिंदा नहीं रहने देने वाला है। इनका अल्टीमेट गोल ही ये है कि भाई जितने भी लोग हैं उन लोग को मार डालो और खुद अकेले राज करते रहो। इनके अगेंस्ट में हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो ये हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ गोलियां दागेंगे, ठीक है।
हमारी कोई बात इनको सुननी नहीं है, हमारे कोई भी पिटिशन इनको सुनना नहीं है, हमारा कोई भी रिक्वायरमेंट इनको जानना नहीं है, कोई भी हमारा सजेशन वगैरह इनको सुनना नहीं है, ठीक है। तो दैट इज वाई इन लोग ने मतलब बाय द टाइम अक्टूबर 1905 के आसपास आते आते इनको क्या बोलते हैं एकदम ज़्यादा दबाव बना देते हैं, काफ़ी सारे स्ट्राइक्स, वायलेंस, तोड़ फोड़, आगजनी, यहाँ वहाँ हर जगह पे काफ़ी इन लोग ने मतलब आगजनी वगैरह किया। तो अक्टूबर 1905 आते आते निकोलस को समझ जाता कि भाई अब तो भाई मतलब लफड़ा तो हो ही गया, प्रॉब्लम तो हो ही गई, अब हम लोग को कुछ करना पड़ेगा ताकि ये पब्लिक शांत हो जाए। तो निकोलस बोलते हैं कोई बात नहीं यार, आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहिए ना, ठीक है, मैं बोलता हूँ अब डूमा का एस्टेब्लिशमेंट कर दिए। डूमा मतलब वहाँ का पार्लियामेंट, रशियन पार्लियामेंट को डूमा कहा जाएगा। तो कहते हैं कि भाई मैं डूमा बनाता हूँ और आप लोग वोट वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल्शेविक्स वगैरह पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जो मॉडरेट्स लोग रहते हैं, जो जो एक्चुअली में मतलब प्रो जार रहते हैं, वही सब इसके अंदर भर जाते हैं, ठीक है। वो इसके अंदर भर जाते हैं, और सिर्फ मतलब फिर भी काफ़ी सारा डिसकंटेंट वगैरह होता रहता है, जार कुछ बोलते हैं लेकिन इन लोग करने नहीं देते। तो जार 10 ही हफ्ता, मुश्किल से 3 महीना 4 महीना चला जाता है ये आपका डूमा, और बोलते हैं कि भाई अब आप लोग छुट्टी पे जाए ना, साल भर क्या काम ही करोगे। और ये छुट्टी पे जाने के बाद कभी इनको वापस से बुलाया ही नहीं जाता, ठीक है, डूमा एस्टैब्लिश ही नहीं किया जाता। नेक्स्ट बीच में एक आध बार और थोड़े समय के लिए बुलाया जाता है, फिर उसके बाद इनको डिसबैंड कर दिया जाता है। खैर उस उतना भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो जाता है 1914 के अंदर, ठीक है। 1914 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो निकोलस टू को लगता है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा काम है, क्या पब्लिक आर अगेंस्ट मी, पब्लिक मेरे से खफा है, पब्लिक को लगता है कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ उनका खून चूसने के लिए बैठा हुआ, मैं उन लोग के अगेंस्ट में सारा काम करने के लिए बैठा हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, रशिया अगर क्या बोलते हैं वॉर के अंदर जाता है और यहाँ पे जब कुटम्मस करेगा बाकी लोगों की, जर्मन को मारेगा, और लड़ाई में जब क्या बोलते हैं काफ़ी खून बहाएगा, यहाँ से सोल्जर्स लोग उन लोगों को काफ़ी मारेंगे पीटेंगे, तो हमारे जो पब्लिक है, जो हमारे कॉमन जनता है, वो मेरे साथ हो जाएगी कि भाई जार ने इतने लोगों को हरा दिया, इतने लोगों को मार दिया। आज भी देखिए ना कि भाई आपको कितना भी आपकी सरकार से प्रॉब्लम हो, लेकिन जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा तो वी आर विथ इंडिया ही ना, हम लोग को तो लगता है हाँ भाई इंडिया ने कर दिखाया, इंडिया ने कर दिया। वो इसी तरीके से होता है भाई, आप कोई भी मतलब वॉर का जब कंडीशन आ जाएगा तो एवरीबडी स्टेज विद देयर ओन नेशन, वो अपने नेशन के लिए फाइट करने के लिए तैयार हो जाए, भले वो पार्टी इन द पावर हो या पार्टी इन द ऑपोजिशन हो, ठीक है। फिर भी इन लोग एक हो जाते हैं कि हाँ लड़ना है, लड़ना है, हम लोग को ये करना है, ठीक है। तो वही सोच के निकोलस ने कहा कि भाई मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगा और मैं लड़ने के लिए जाऊंगा, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड वॉर में अपना पार्टिसिपेशन घोषित कर दिया और ये लड़ना वड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि भाई इनके यहाँ पे कुछ गिनी चुनी बस स्टील इंडस्ट्रीज एंड आपके कोल इंडस्ट्रीज के सिवा और कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह लगी नहीं होती, एमिनेशन वगैरह की इंडस्ट्रीज वगैरह लगी नहीं होती, कोई बड़ी व्हीकल, ऑटोमोबाइल, ये सब कोई किसी का भी इंडस्ट्रीज वगैरह लगा नहीं होता। और यहाँ पे आती हैं जर्मनी की बड़ी बड़ी मशीन गन, टैंक्स, तोप, यू बोट्स वगैरह सब आती हैं, जो इनको मतलब बुरी तरीके से धोती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि लगभग लगभग 40 लाख सोल्जर्स लोग को, रशियन सोल्जर्स लोग को जर्मन लोगों ने मार डाला, जर्मन टैंक्स ने मार डाला, जर्मन मशीन गन्स ने मार डाला। इस तरीके से कहा जाता है कि पूरे की पूरी ऐसे रशियन आर्मी खड़ी है और सामने एक फ्लीट ऑफ क्या बोलते हैं आपका जर्मन टैंक्स वगैरह होती थी, और ये सारे के सारे लोगों को इतने गोलियां दागती थी, इतने मिसाइल्स वगैरह दागती थी, इतने बंदूक मतलब बॉम्ब्स वगैरह फोड़ती थी कि ये सारा का सारा सेना ही तबाह हो जाता था और ये आगे एडवांस कर जाती थी, ठीक है। इस तरीके से कहा जाता है। इस दौरान क्या बोलते हैं बुरी तरीके से मतलब महंगाई भी बढ़ जाती है और हार्डशिप्स वगैरह बढ़ा दिया जाता है। निकोलस के दिमाग में ये आ जाता है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ इसमें और काम करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल और ज़्यादा पैसे का उगाही करो, जितना हो सके उतना पब्लिक के ऊपर बर्डन बढ़ाओ, उन लोग से टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करो, उन लोग को बोलो कि हम लोग को बचाना है, हम लोग को अपने देश को बचाना है, हमारे देश पे आक्रमण हो चुका है, हम लोग ने ऐसा वैसा। तो ये सोचते हैं कि भाई मैं कुछ अच्छा करूं, तो ये क्या करते हैं ना, अपना सेंटर लेके चले जाते हैं वार फ्रंट पे, ठीक है। जहां जर्मनी का वार फ्रंट होता है उस तरफ लेके चले जाते हैं कि चलो यहाँ पे मैं लड़ाई करूंगा। जैसे आप लोग दिखा था, ये आपका एक्चुअली में ये आपका पेट्रोग्राड जो है इसको सेंट पीटर्सबर्ग बोलते हैं, यहाँ पे ये रहते हैं। तो यहाँ से ये इस तरफ चले जाते हैं कि भाई मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, मतलब आगे जनता को क्या लगेगा कि हाँ हमारा जो राजा है वो आगे फ्रंट पे जाके लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया, अब वो खुद भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। तो जनता के अंदर एक भाव आ जाएगा कि हाँ, जब जनता मतलब
तो हमारा राजा कर सकता है तो हम लोग भी राजा को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इस बीच वो अपना सारा का सारा काम छोड़ के जाता है जरीना के ऊपर, बट जरीना एज आई सेड कि वो रास्पुटिन के अधीन रहती है, और मतलब रास्पुटिन किसी को भी आंखों मतलब फूटे आंखों से भी नहीं पसंद आता। लोग सोचते हैं कि भाई ये किसी भी तरीके से मर जाए कमीना, लेकिन मरता भी नहीं है, इसको गोलियां मारो कुछ भी करो, मरता भी नहीं है। और खैर उसमें नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको इससे और डिसकंटेंट पैदा होता रहता है। निकोलस चाहता है कि भाई मैं वहां पे पहुंचूंगा तो मेरी पब्लिक मेरे साथ रैली करेगी, मेरे साथ खुश हो जाएगी, और जो मैं जैसे जैसे चीज़ें मांगूंगा कि हाँ पैसे दे दो तो पैसे पैसे देना स्टार्ट करें, टैक्सेस बोलूंगा टैक्सेस देना स्टार्ट करें, सामान मांगूंगा तो सामान देना, खाने पीने की चीज़ें मांगूंगा तो खाने पीने की चीज़ें मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। उसी तरीके से क्या बोलते हैं मैं आगे चल के रशिया को एक अच्छी तरीके से अच्छी फाइट मतलब अच्छी फाइट में लेके जाऊंगा और जर्मनी को हरा दूंगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जिसको छोड़ के गए होते जरीना और रास्पुतिन को, इन दोनों तो मतलब किसी को पसंद आते ही नहीं थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। तो इसके वजह से क्या होता है कि भाई जहां इसके साथ में लोगों को आना चाहिए था, वो पब्लिक इसके खिलाफ हो जाती है कि भाई हम लोग को यहाँ पे अकेला छोड़ के रास्पुतिन के भरोसे चला गया वहां पे पागल आदमी, हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं और इसको हमारी कोई फर्क नहीं पड़ती है। यहाँ पे एक एक ब्रेड के लिए हमारे यहाँ पे पड़ोसियों से लड़ाई करनी पड़ती है, चीनी का शक्कर वगैरह मांगने के लिए अगर पड़ोसी आ जाते हैं तो हम लोग जानबूझ के दरवाजा नहीं खोलते। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, और वो जाके वहाँ पे आराम से बैठ के खाना खा रहा है, नाश्ता कर रहा है, और बोल रहा है कि हम लोग लड़ाई में कर रहे हैं, लड़ाई में तो जा ही नहीं रहे एक भी बार। इस तरीके से चीजें होने लगती है, ओके। इसके वजह से अल्टीमेटली रशियन ट्रूप्स वगैरह जो होते हैं ये भी डिसकंटेंट फील करने लगते हैं, इन लोग के भी दिमाग में आने लगता है कि भाई अब तो बहुत ज्यादा हो गया, ओके। फर्स्ट फर्स्ट स्ट्राइक आता है आपका मार्च 1917 में। देखिए मार्च भले यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन इसको फेब्रुवरी रेवोल्यूशन कहा था, ठीक है। फेब्रुवरी रेवोल्यूशन इसको इसलिए कहा था क्योंकि रशिया में जो आपका क्या बोलते हैं कैलेंडर यूज किया जाता है वो आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर जो आपके घर पे लगा हुआ होगा, उस ग्रिगोरियन कैलेंडर या फिर आपके रियली सॉरी, जो आपके घर पे ग्रिगोरियन कैलेंडर है या आपके मोबाइल में जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसके उससे एक महीना लगभग पीछे चलता है, एक महीना नहीं थोड़ा 15 डेज पीछे चलता है लगभग। तो वो उस समय वहां पे मार्च मतलब दुनिया में मार्च हो रही है लेकिन वहां पे अभी भी फेब्रुवरी चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे टेक्सटाइल वर्कर्स, विमेन टेक्सटाइल वर्कर जो कि पेट्रोगार्ड में काम कर रही होती है, उनको लगता है कि भाई अब तो बहुत हो गया, अब सारा का सारा हदें पार हो गई, आप लोग मुझसे हम लोग से दिन भर काम करा रहे हो, सुबह काम करा रहे हो, शाम काम करा रहे हो, मतलब घर पे भी नहीं जाने दे रहे हो, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप लोग पैसे भी नहीं दे रहे हो, और हम लोग से टैक्सेस वगैरह अलग से ले रहे हो, ओवरनाइट ड्यूटी करा रहे हो, हम लोग इसको झेल नहीं सकते। हमको और खाने पीने की भी आपने व्यवस्था कुछ नहीं करके रखी कि भाई मैं ना रहूं तो मेरे बच्चे लोग ही खाना पीना खा ले, कोई तो खाना पीना खा ले, कुछ भी नहीं। आपके यहाँ पे ब्रेड वगैरह एक एक जो ब्रेड है, खाने पीने की चीज़ें छोड़ दो, ब्रेड जो एकदम कॉमनली सबको मिल जाती है वो भी लोगों को नहीं मिल रही है। ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये बहुत ही गलत बात है, इस तरीके से मतलब चलने वाला नहीं है। तो पेट्रोगार्ड में इन लोगों ने फर्स्ट टाइम स्ट्राइक किया। ये स्ट्राइक होते ही सबके दिमाग में सब लोग ये देखते हैं कि भाई वुमेन्स लोग कर रही हैं यार, वुमेन्स लोग कर रही है, उन लोग अपने क्या बोलते हैं बच्चों के लिए, अपने क्या बोलते हैं हक के लिए, अपने राइट्स के लिए यहाँ पे जब लड़ाई कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो इन लोग भी क्या बोलते हैं हर एक जगह पे धीरे 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 करके स्ट्राइक्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है। इसके अगेंस्ट में सोल्जर्स लोग को ये कहा जाता है कि भाई सोल्जर्स आप लोग इनको मार डालो, ठीक है, इन लोग के ऊपर फायरिंग करो, इन लोग को खत्म कर दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली सोल्जर्स जो मैंने बताया कि भाई उन लोग के अंदर भी डिसकंटेंट पैदा हो चुका था, 2-3 साल से उन लोग लड़ ही रहे थे, लेकिन इन लोग को मिलती क्या है कैजुअलिटीज, सिर्फ 40 लाख इनके भाई बंधु लोग मर चुके होते हैं। तो इनके दिमाग में पहले से इनके मतलब निकोलस के खिलाफ ऑलरेडी गुस्सा भरा पड़ा था। इन लोग क्या करते थे कि अपने कमांडिंग ऑफिसर को ही मार के ये ज्वाइन कर लेते थे कॉमन पब्लिक को कि हाँ हम लोग अब बिल्कुल भी इस मतलब जार निकोलस का तो बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाले, ओके। ये इन लोग का टैगलाइन वगैरह होता है, ये सब टैगलाइन याद करना तो याद करके रख सकते हैं। एंड अल्टीमेटली जार वॉज फोर्स टू स्टेप डाउन। अल्टीमेटली ये इतना ज़्यादा अपराइजिंग मतलब कॉमन पब्लिक भी जाग चुकी है और आपकी सोल्जर्स वगैरह भी जाग चुके हैं, तो फिर जार को स्टेप डाउन होना ही पड़ता है। एंड स्टेप डाउन होने के 1 साल के बाद ही इनकी मुंडी वुंडी काट दिए जाते हैं। खैर उसमें नहीं जाना, इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे स्टेप डाउन होता है तो फिर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर केरेंस्की
को बनाया जाता है, ठीक है। केरेंस्की मोर टुवर्ड्स मॉडरेट थे, ये मॉडरेट थे ज़्यादा, इनका मतलब इंक्लिनेशन लेफ्टिस्ट वगैरह नहीं था, मार्क्सिस्ट वगैरह नहीं था, कम्युनिस्ट वगैरह नहीं था, ये मॉडरेट टाइप के थे। जैसे आपके यहाँ पे जो मॉडरेट्स वगैरह थे, जैसे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, उन टाइप के मेंबर रहते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं। और प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने के बाद भी इन्होंने एक गलती क्या कर दी कि ये अपने मतलब रशिया को, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम क्या थी रशिया का वॉर में होना, ठीक है। रशिया वॉर में था तो उसी की वजह से यहाँ पे महंगाई बढ़ रही थी, उसी के वजह से यहाँ पे जाने जा रही थी, सोल्जर्स इतने मारे जा रहे थे, दुनिया में थू थू हमारी हो रही थी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कारण थे जो कि रशिया का वॉर में होने की वजह से हो रहे थे। और अलेक्जेंडर केरेंस्की ने आने के बाद इसको वॉर में से बाहर निकालने के बजाय बोला कि ना, हम लोग चलेंगे, हम लोग वॉर में और अच्छी तरीके से लड़ेंगे, और अच्छी तरीके से हम लोग फाइट करेंगे। अब जो हम लोग अभी तक हम लोग हमारा राजा नहीं कर पाया, वो मेरे अंडर पूरी रशिया करके दिखा देगी, ठीक है। ये इनका थॉट जो रहता है, ये इनको आगे चल के ले डूबेगा, ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे लेनिन रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, मैंने बताया था वेस्टर्न यूरोप में चले गए थे, जर्मनी में जाके छुपे बैठे पड़े रहते हैं, तो वो वहाँ से आने का मौका देखते रहते हैं, ओके। नेक्स्ट ये आपका, आप लोग देख सकते हैं रशियन रेवोल्यूशन सिविल वॉर का, ये जो आपकी लड़ाई है सिविल वॉर, एक्चुअली जो बोल्शेविक है उनके बीच में और जो ये मॉडरेट्स वगैरह है उनके बीच में लड़ाई चलेगी, ओके। लेनिन रिटर्न्स टू रशिया, ठीक है। लेनिन को अल्टीमेटली जर्मनी ने सोचा कि भाई अब तो भाई वहां पे जार जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। जार जो है खत्म हो चुका है। लेनिन को हम लोगों ने काफी सालों से अपने यहाँ पे पाला है, ठीक है। लेनिन लेनिन हमारे खिलाफ अगेंस्ट में कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। अगर रशिया इस लड़ाई से बाहर निकल जाएगा तो फिर हम लोग आसानी से मतलब जो अलाइड पावर्स है उनको हरा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय तक यूएसए नहीं एंट्री हुआ था ना, तो इनके दिमाग में था कि भाई जो ब्रिटेन और फ्रांस रहेंगे तो इन लोगों को तो कूटना बहुत ही आसान है। ऑलरेडी फ्रांस को तो जर्मनी ने काफी सारा जीत ही लिया होता है, तो उनके दिमाग में आता है कि सिर्फ बच जाएगा ब्रिटेन, और ब्रिटेन को तो हम लोग मतलब फ्रांस को जीतने के बाद आसानी से ये ऐसे ऐसे पकड़ के रौंद देंगे, ठीक है। ऐसा सोच के जर्मनी ने क्या किया कि लेनिन को भेज दिया रशिया की तरफ कि जाइए आप। इनफैक्ट उसको सील्ड रेलवे बॉक्स कार के अंदर भर के भेजा जाता है कि भाई कहीं से इसके ऊपर कोई आक्रमण ना कर दे, कोई इसके ऊपर गोलीबारी ना कर दे, कोई इसको मार ना डाले, ये किसी तरीके से बस पेट्रोग्राड पहुंच जाए। पेट्रोग्राड का अब नाम पड़ गया है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो पेट्रोग्राड में इसको किसी तरीके से पहुंचा दिया जाता है अप्रैल 1917 के अंदर, ठीक है। ये वहां पे पहुंचता है तो लोगों के अंदर एक नई जान आ जाती है, जो इसके बोल्शेविक्स रहते हैं वो रिवाइव हो जाते हैं कि चलो चलो चलो, अब तो हमारा राजा आ गया, अब हमारा लीडर आ गया, राजा नहीं हमारा लीडर आ चुका है, अब हम लोग मारेंगे पीटेंगे और किसी भी तरीके से ये जो आपका अलेक्जेंडर केरेंस्की की जो सरकार है इसको तो ओवरथ्रो करके ही रहेंगे, ठीक है। तो बोल्शेविक ने रेवोल्यूशन क्या किया, इन लोगों ने नवंबर 1917 को एक अच्छा सा दिन, प्यारा सा सुंदर सा दिन, मुहूर्त वगैरह देख के नारियल वारियल फोड़ के सुबह सुबह सारे के सारे पहुंच जाते हैं, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रहते हैं उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं, और इनको कोई रोकता भी नहीं है, इनको कोई भी रोकता नहीं है। इस तरीके से विदाउट एनी शेडिंग एनी ब्लड, किसी को भी बहुत मारे पीटे कुछ भी, इन लोग जाके सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रहते हैं वहां से केरेंस्की की सरकार का फ्लैग हटा के बोल्शेविक की जो सरकार का जो फ्लैग होता है, जो आज आप लोग सिकल एंड क्या बोलते हैं हैमर का जो आप लोग चिन्ह देखते होंगे, वो लगा दिया जाता है। एंड सो द बोल्शेविक रेवोल्यूशन कम्स टू पावर, ठीक है। बोल्शेविक अल्टीमेटली पावर में आ जाते हैं, और लेनिन ने स्लोगन उसी समय पे दिया, पीस लैंड और ब्रेड। ये सबके अंदर सबके दिमाग में बैठ जाता है कि लेनिन आएगा तो ये तीनों चीज हम लोग को मिल जाएंगी, शांति, जमीन और खाना, ठीक है। तो यही लोगों को चाहिए था कि भाई हम लोग को जमीन चाहिए, हम लोग को खाना चाहिए। अभी तक क्या होता था, जमीन और खाना दोनों भी, खाना तो एकदम से कम हो चुका था पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर की वजह से, और जमीन पूरा का पूरा सरकार की थी, मतलब जार की थी। तो ये सब चीजें क्या बोलते हैं, अब लेनिन ने वादा किया कि सबको मिला जाएगा, सबके पास अपना अपना अपनी अपनी शांति होगी, अपना अपना जमीन होगा, अपना अपना खाना होगा, ठीक है। एंड ये जैसे ही आता है उसी समय ये क्या करता है कि इसने पहले ही ये कह दिया कि भाई मैं वर्ल्ड वॉर में अब पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं वर्ल्ड वॉर से एग्जिट लेता हूँ। इसने एक क्या बोलते हैं जगह, ये देखिए ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिवोस्क, अगर आपको दिखाऊं इसका ये जगह, ये देखिए ब्रेस्ट लिवोस्क, ये जो जगह है यहाँ पे एक ट्रीटी साइन करता है, और यहाँ पे बोल देता है कि ये जो आपका येलो कलर में आप लोग देख रहे हैं ये सारा का सारा, ये लैंड इसको देना पड़ जाता है। ये लैंड पूरा का पूरा रशियन एम्पायर में से काट के
लेनिन दे देता है जर्मनी को, और जर्मनी को बोलता है कि लो भाई अब इसको ले लो, और हम लोग को इस वॉर से अब कोई पंगा नहीं है, हम लोग को वॉर में हम लोग इसमें अब आगे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ना आपके साइड से ना आपके ऑपोजिशन के साइड से, ठीक है। तो हम लोग रशिया जो है वो अब वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये इसका वॉर का मेंबर अब नहीं है। इसके साथ साथ कुछ वॉर रिपेरेशन वगैरह भी बहुत सारा अमाउंट इनको देना पड़ जाता है। ये है लेनिन, ये आप लोग देख सकते हैं टकलू को, ये आप लेनिन है, ठीक है। बहुत ही करिस्मेटिक लीडर, और काफ़ी समय तक जिंदा भी नहीं रहते, थोड़े समय तक ही रहते हैं, लेकिन इन्होंने इनके अंदर वो वोकलिज्म का पावर होता है, और इन्होंने काफ़ी मतलब अच्छी खासी बेस बना के रखे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, लेनिन रिस्टोर्स ऑर्डर। ये आपका फर्स्ट मैंने बता दिया कि भाई इन्होंने क्या किया कि अपने आप को विड्रॉ कर लिया, किससे, वर्ल्ड वॉर वन से। वर्ल्ड वॉर वन से तुरंत इन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया कि भाई मुझे इस वॉर के अंदर कुछ झंझट नहीं चाहिए, मुझे इस वॉर में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, चाहे जो करना है, जिसको जो करना है वो करे, लेकिन मैं इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, ठीक है। और इतना सारा रिपेरेशन वगैरह पे किया, इतना जगह भी पे किया। इनफैक्ट आप लोगों को बता दूं, इस जगह के अंदर ये समझिए आज का फिनलैंड हो चुका, यहाँ पे इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये बन चुके हैं, यहाँ पे पोलैंड बन चुका है, यहाँ पे यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा हो चुका है, बेलारूस और रोमानिया का हिस्सा हो चुका है, ये सारा का सारा अब आप लोग देख सकते हैं। उस समय उन्होंने मतलब दे दिया कि भाई लेके जाओ, शांति, बस मुझे शांति से रहने दो। ओके, नेक्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये 1921 में, हाँ सॉरी, सही है, मार्च 1921 में, मुझे 2021 दिख रहा था। तो मार्च 1921 में लेनिन ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आता है, और इसी के थ्रू ये मतलब हार्डकोर कम्युनिज्म नहीं, जैसा कि चाइना वगैरह में जो फॉलो किया था वैसा कम्युनिज्म नहीं, इसने इनिशियली थोड़ा सा माइनर कैपिटलिज्म आप बोल सकते हैं, स्मॉल कैपिटलिज्म जिसको बोल सकते हैं, उसको ही फॉलो किया, और बाकी इसने कम्युनिज्म को फॉलो या सोशलिज्म को फॉलो किया, कि भाई हम लोग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, माइनिंग और क्या बोलते हैं ये आपका कोल एंड आयरन, ये स्टील वगैरह, ये सब जो आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको सरकार मेंटेन करेगी, और बैंक्स और क्या बोलते हैं आपके छोटे मोटे जो जॉब जनरेटिंग आपके काम होते हैं, वो सारे के सारे जो चीज़ें होंगी वो कोई भी कर सकता है, प्राइवेट एंटिटी भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी लाने से कोई मना नहीं करता कि हाँ भाई जिसको जो लाना है वो लेके आ सकता है, यहाँ पे काम कर सकता है, मैं किसी को मना नहीं करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये क्या करता है कि जो भी पीजेंट्स होते हैं उनके ऊपर से एक रिस्ट्रिक्शन हटा लेता है, क्या कि भाई आप लोग का जो सामान है, जो आप लोग उगा रहे हो, जो भी आप लोग एग्रीकल्चर करने के बाद जो उगा रहे हो, उसको आप अपने हिसाब से बेच सकते हो। अब सरकार का कोई नियम नहीं होगा। इससे पहले जार का जो रिजिम था उसमें क्या होता था कि जब आपकी जो भी उपज हो जाएगी उसको आप बेच नहीं सकते, जार के लोग आएंगे, आपके सामान का असेसमेंट करेंगे, उसके हिसाब से कुछ पैसे दे देंगे, और ये सामान उठा के लेके चले जाएंगे, और उसको ले जाके लोकल मार्केट में बेच देंगे। फिर आपको अगर कम पड़ता होगा तो आप इस लोकल मार्केट में से जाके वही पैसे देके खरीद लो, ठीक है, इस तरीके से। बट यहाँ पे लेनिन ने क्या किया कि नहीं नहीं, आप एक काम करो, आप लोग आप अपना खुद से अपने बेचिए, खाइए, जो करना है वो करिए, और बस हम लोग को थोड़ा सा जो रेवेन्यू होगा वो हम लोग को, आप लोग को टैक्स देना पड़ेगा, बाकी आप लोग को जैसे रहना है वैसे रहिए, ठीक है। तो मिनी वर्जन ऑफ द क्या बोलते हैं कैपिटलिज्म इन्होंने फॉलो किया, और बाद और उसमें थोड़ा सा सोशलिज्म का पुट होने की वजह से ये बहुत अच्छा इकोनॉमिक ऑर्डर रहता है, जो चलते रहता है, काफी समय तक ये चलता जाता है, अच्छी तरीके से सक्सेसफुल भी रहता है। ओके, नेक्स्ट, इसी के साथ इन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी किया। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या किया कि इन्होंने देखा कि ये इतना बड़ा रशिया जो है, इतना बड़ा रशिया जो है, इसके अंदर आपका ये काफ़ी सारा सेंट्रल एशिया के इतने सारे लैंड बाकी है, इसके अंदर आपका इतना सारा ये जो एरिया बचा हुआ है वो बाकी है, इसके अंदर कई सारे देश है, इसके अंदर कई सारे यहाँ पे आर्मीनिया, अजरबैजान, ये सारे के सारे कंट्रीज उस समय आपके रशिया के पार्ट हुआ करते हैं, ठीक है। ये आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारे के सारे किसके हैं, किर्गिस्तान, ये सारे के सारे किसके थे, रशियन एम्पायर के पार्ट थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब इनके ऊपर अगर मैं जार जैसा रखूंगा, जार जैसा काम कराऊंगा कि हाँ रशिया इज सुप्रीम, रशिया इज सुप्रीम, तो ये सब मुझे छोड़ के भाग जाएंगे, जैसे जार के खिलाफ इन लोग खड़े हो गए थे, उसी तरीके से मेरे खिलाफ भी इन लोग खड़े हो जाएंगे। तो इसने दिमाग लगाया क्या कि अब हम लोग ये रशियन अंपायर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग यूएसएसआर कहेंगे, ठीक है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो ये इसमें सोवियत जो टर्म है इसका मतलब ये होता है कि सोवियत क्या है, सोवियत इज ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स, ठीक है। ये एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर वर्कर्स एंड पीजेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इसने क्या कहा कि जो आपके जैसे कि यहाँ पे
कई सारी नेशनलिटीज है ना, तो सारी नेशनलिटीज अपना अपना सोवियत बना ले, ठीक है। मतलब कजाकिस्तान का अपना सोवियत बन जाएगा, तुर्कमेनिस्तान का अलग सोवियत बन जाएगा, किर्गिस्तान का अलग सोवियत बन जाएगा, यूक्रेन का अलग सोवियत बन जाएगा। इस तरीके से सबका अलग अलग सोवियत बनता चला जाएगा। इन सारे सोवियत के ऊपर जो मेन सोवियत होगा वो रशियन सोवियत होगा, वो मॉस्को में बैठा होगा, ठीक है, मॉस्को में बैठा होगा। एंड ये पूरे पूरे सारे के सारे सोवियत के अंदर एक इंटर कम्युनिकेशन होगा, ये एक कंट्री की तरह एक्ट करेंगे, ये सारे के सारे एक फेडरल यूनिट की तरह एक्ट करेंगे, और इस फेडरल यूनिट का नाम होगा यूएसएसआर। होप करता समझ में आ रहा है कि भाई इसके अंदर जितने भी आपके सोवियत हैं वो सारे के सारे सोवियत एक जगह पे क्या बोलते हैं कोलैबोरेट कर रहे हैं, और ये एक अल्टीमेटली एक फेडरेशन बनाया, एक यूनिक बड़ा फेडरेशन बनाया है जिसका नाम है यूएसएसआर। ओके, चलिए, इसी के साथ आपका यूएसएसआर का फॉर्मेशन हो जाता है और आपका रशियन रेवोल्यूशन का एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बोलते हैं रशियन रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्या कॉजेज थे, एक मतलब गरीब दबी हुई जनता क्या कर सकती है, इतने बड़े अंपायर को मतलब एस्टैब्लिश टॉपल कर देती है, उसके बाद अपना खुद का राज एस्टैब्लिश कर देते हैं। दिस इज अ वेरी लैंडमार्क इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। और इसी से आपका कम्युनिज्म आता है जो कि एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजी बन के आता है। इनफैक्ट इसके बाद जब आपका ग्रेट डिप्रेशन होगा 1928 के अंदर, तो एक रशिया ही रहेगा जो कि आपका ग्रेट डिप्रेशन से बाहर रह जाता है, बाकी सारे के सारे कंट्रीज के ऊपर ग्रेट डिप्रेशन का बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है। ओके, अगर समरी फॉर्म में देखा जाए तो ये आपका कॉजेस इफेक्ट्स ऑफ टू रशियन रेवोल्यूशन है, ये कॉजेस है, ये आपके क्या बोलते हैं रशियन रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या चीज़ें और उसका इफेक्ट वगैरह क्या है वो सब यहाँ पे लिस्टेड है। ओके, चलिए, इतना तो हो गया आप लोग का रशियन रेवोल्यूशन। अब आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा लगभग इसी टाइम पे, तब तक कैसे पढ़ते हैं। थैंक यू, चलिए बाय।